अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है लेक्चर 2 ऑफ सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट या लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इसके अंदर आज हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द डेफिनेशन सेक्शन 4। तो अब जो डेफिनेशंस के अंदर जो है हम बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन होंगी वही इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो वरना जो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और जो दूसरी जो डेफिनेशन है वो सिंपल है, आपको भी पता होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सर्वे नंबर। जब आप सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट या लैंड रेवेन्यू एक्ट को जब आप खोलते हो तो सर्वे नंबर जो है वो डेफिनेशन में आपको नहीं मिलता। और जो हम डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो डेफिनेशन है आगे पीछे हो सकती हैं, मगर डेफिनेशन तो है दायर। इनके बगैर लैंड रेवेन्यू एक्ट को समझना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है, सिंपल। सर्वे नंबर क्या होता है? फिक्स्ड बाय रेवेन्यू ऑफिसर। देखिए, ये सर्वे नंबर जो जो होता है इसको हमेशा फिक्स कौन करता है? रेवेन्यू ऑफिसर। इट नेवर चेंजेस, कभी चेंज नहीं होता। व्हेन अ लैंड इज इंस्पेक्टेड और सर्वेड, द गवर्नमेंट फिक्सेस अ सर्वे नंबर फॉर दैट लैंड। हमारी बात समझ में, जब रेवेन्यू ऑफिसर ने इंस्पेक्ट कर ली, सर्वे कर ली किसी जमीन को, सर्वे को हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, जरूर देखिएगा उसको। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बड़ा इंटरलिंक है, सो यू मस्ट वॉच दैट। सो तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है? फिक्स करती है एक व्हाट वी कैन से एक स्पेसिफिक सर्वे नंबर फॉर दैट लैंड व्हिच इज इंस्पेक्टेड और सर्वेड। सर्वे नंबर इज आल्सो कॉल्ड खसरा नंबर, इसको जो खसरा नंबर भी कहा जाता है। दिस इज एन आइडेंटिटी ऑफ अ लैंड। तो जमीन को पहचानने के लिए उसका खसरा नंबर या सर्वे नंबर होता है। अगर ये सर्वे नंबर नहीं होगा तो किसी जमीन को हम पहचान नहीं सकते। आई बस में तो कोई लैंड ओनर है, उसके पास अगर जो कोई जमीन है तो अगर जो वो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड अगर जो वो जमीन है तो उसका सर्वे नंबर जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल सर्वे नंबर जो है वो 500 हो सकता है, 600 हो सकता है, एटसेट्रा। अब आते हैं खाता। खाता या अकाउंट, बहुत सारी डेफिनेशन को मैंने इंक्लूड किया हुआ है, बहुत सारी। वो भी जो के बुक के अंदर हैं और वो भी जो कि बुक के अंदर नहीं है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट जो है रिसर्च करके आपके यहाँ जो है कलेक्ट करके इन चीजों को रखा हुआ है यहाँ पर। खाता या अकाउंट, अकाउंट या खाता को आपको पता होगा, बैंक में भी फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट होता है, तो यही वही है। मगर फर्क ये है कि ये जमीनों के मुतालिक होता है। योर अकाउंट ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, आपकी जमीन के बारे में जो अकाउंट रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जो होता है उसको हम खाता या अकाउंट कहते हैं। लैंड ओनर कौन होता है? 3 बड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो आपको पता होनी चाहिए। और ज्यादातर वो डेफिनेशन पूछी भी जाती है। मेरी थर्ड ईयर में एक असाइनमेंट थी, उसके अंदर भी डिफरेंस का पूछा गया था कि व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन लैंड ओनर, लैंड लॉर्ड एंड टेनेंट। तो लेट्स सी। लैंड ओनर, हाँ, तो असाइनमेंट वाले वो भी देख लीजिएगा, आपको भी फायदा हो जाएगा इससे। लैंड ओनर कौन होता है? होल्डिंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ लैंड इन द नेम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड लैंड ओनर। जिस बंदे के पास होल्डिंग हो, होल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि उसके पास पोजीशन होना लाजमी है, कि वो उस वक्त जो है वो उसको जो खेती कर रहा हो, नहीं, लाजमी नहीं है। उसके पास होल्डिंग होनी चाहिए, मतलब उसके नाम पर वो जमीन होनी चाहिए, टाइटल ओनरशिप उसके नाम पर होना चाहिए, दैट लैंड ओनर, सिंपल। नाउ दिस पर्सन विल हैव अ पर्टिकुलर खाता और अकाउंट नंबर। जाहिर है, तो अकाउंट तो उसका होगा, खाता तो उसका होगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर तो उसका अकाउंट नंबर और रेवेन्यू नंबर, जो अकाउंट नंबर या खाता नंबर होता है, इन विच हिज हर प्रॉपर्टी विल बी मेंशन्ड। प्रॉपर्टी कौन सी? लैंड बता रहा हूँ। लैंड भी कौन सी? जो कि एग्रीकल्चरल लैंड है। मैंने आपको डिफरेंस बताया था, एग्रीकल्चरल लैंड, कमर्शियल लैंड, रेजिडेंशियल लैंड, लेक्चर 1 में जाइए, उसको जरूर देखिए। लैंड ओनर ओनली इज लायबल फॉर एरियर्स। एरियर्स के लिए ही वो जो है लायबल होता है। एरियर्स क्या है? लेक्चर 1 में जाके देखिए। चलो बता लेता हूँ। एरियर्स मैंने आपको बताया था कि कोई लैंड रेवेन्यू जो है वो आपको जमीन पे लाजमी पे करना होता है। मतलब फॉर एग्जांपल कहीं आप पानी यूज कर रहे हो गवर्नमेंट का, तो अब जो है लैंड रेवेन्यू उसका बनता है, जो कि आपको पे करना होता है, सेसेस वगैरह कुछ इस तरह। अब लैंड रेवेन्यू जो है, अब जो आपको जो लैंड रेवेन्यू पे करना है, अगर चाहे आप उस लैंड रेवेन्यू को पे नहीं करते तो फिर वो ड्यू डेट में चला जाता है और उसको हम एरियर्स कहते हैं। और अगर लैंड रेवेन्यू कोई बंदा नहीं पे करता तो उसको हम डिफॉल्टर कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो उसके खिलाफ जो है फिर एरियर्स अराइज होते हैं। आ रही बात समझ में? और हाँ, आपको बता दूं कि लैंड रेवेन्यू किस, मतलब कब क्रिएट होता है, इन सर्कमस्टेंसेस में क्रिएट होता है, तब जब आपका नेट प्रोड्यूस इनकम जो हो वो पैदा हुई हो, तो उसके बाद जो है आपकी लैंड रेवेन्यू जो वो क्रिएट होता है। अब नेट प्रोड्यूस इनकम क्या है वो मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था, वहां पे देखें, एग्जाम्पल दिया था, जबरदस्त एग्जाम्पल, वो जरूर देखिएगा। समटाइम्स लैंड ओनर्स देयर सेल्स आर लैंड लॉट्स।
अब आपको लैंडलॉर्ड बताऊंगा, फिर आपको इस चीज के बारे में पता चलेगा। जरदारी जो है ना, वो लैंड ओनर है, वो लैंड लॉर्ड नहीं है, वो टेनेंट नहीं है, याद रखिएगा। लैंड लॉर्ड कौन होता है? लेट्स सी। पर्सन हु कल्टीवेट्स द लैंड ऑफ लैंड ओनर। जमीन लैंड लॉर्ड की खुद की नहीं है, किसकी है? लैंड ओनर की है। उसकी जो है वो व्हाट वी कैन से, लैंड ओनर की जमीन पे जो है वो काश्त कर रहा है लैंड लॉर्ड। सारी बात समझो, जमीन इसकी नहीं है, ओनर कोई और है। हम सिंधी में इसको कहते हैं मकादा। मका देते बाद नहीं चली। मकादा ये क्या है? मतलब ये मकादा जो फिर लैंडलॉर्ड को दिया जाता है। लैंडलॉर्ड तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन लैंड ओनर और लैंडलॉर्ड के दरमियान। और फिर जो है लैंडलॉर्ड जो इसको काश्त करता है जमीन को, या किसी और बंदे को दे देता है कास्ट करने के लिए। वो कुछ जो किसी और बंदे को देता है वो टेनेंट होता है। फर्दर ही कैन ऑल्सो रेंट द लैंड ऑफ लैंड ओनर टू पर्सन टर्म्ड टेनेंट। इस बंदे ने, लैंड लॉर्ड ने तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लिया हुआ है लैंड ओनर से जमीन कुछ वक्त के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए। फर्दर अब ये रेंट दे रहा है किसको? उसी जमीन को रेंट कर रहा है किसको? टेनेंट को। हु इज टेनेंट? टेनेंट फॉर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वुड बी लायबल टू पे रेंट फॉर दैट लैंड। अब जमीन जो लैंड लॉर्ड से उसने ली है, अब उसकी स्पेशल जो है वो टेनेंट पे करेगा किसको? लैंड लॉर्ड को। टेनेंट कौन होता है? फार्मर, सिंपल। आपके जो फार्मर्स होते हैं वो क्या है? टेनेंट है। टेनेंट्स आर नेवर लायबल टू लैंड ओनर एक्सेप्ट सम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। टेनेंट कभी लायबल लैंड ओनर को नहीं होते हैं, वो किसको लायबल होते हैं? लैंड लॉर्ड से, क्योंकि उससे इनों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लैंड लॉर्ड से इन्होंने रेंट ली हुई होती है, तो उसको ही वो लायबल होते हैं अगर जो कोई डिफॉल्ट कर जाए तो। मगर अगर जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल, लैंड ओनर ने कहा लैंड लॉर्ड को मैं तुम्हें जमीन देता हूँ, तुम जाके वहां पे काश्तकारी करो, मगर हाँ, लैंड ओनर ये क्या कहता है कि हाँ, मगर हाँ, अगर तुम किसी और टेनेंट को रेंट करोगे, तो अगर ये टेनेंट ने कुछ गलत किया तो वो टेनेंट मुझे भी लायबल होगा। तो ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट अगर इस तरह का कोई है तो ठीक है, अगर नहीं तो टेनेंट सिर्फ लायबल होगा लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड क्या करता है? जस्ट सुपरवाइज टेनेंट्स। सारी बात समझे, फार्मर बेचारे खेती कर रहे होते हैं और उनको सुपरवाइज कर रहा होता है कौन? लैंडलॉर्ड। और लैंड ओनर क्या कर रहा होता है? कुछ नहीं कर रहा होता, बस पैसे लेता रहता है भाई। जरदारी क्या कर रहा है? क्या वो खेती कर रहा है? नहीं भाई, वो टेनेंट नहीं है, वो लैंडलॉर्ड नहीं है, कहीं घूम रहा है, पैसे कम पैसे उसे मिल रहे हैं, तो वो सुपरवाइज भी नहीं कर रहा, सुपरवाइज भी कोई और कर रहा है, दैट इज लैंडलॉर्ड। एरियर्स, एरियर्स में लेक्चर 1 में बताया, लेक्चर 2 में पीछे बता कर आया हूँ, फिर भी देख लेते हैं। एरियर मींस लैंड रेवेन्यू व्हिच रिमेन्स अनपेड आफ्टर द ड्यू डेट ऑन व्हिच इट बिकम्स पे। सिंपल। असेसमेंट सर्किल पे आ जाते हैं। असेसमेंट सर्किल से पहले लेक्चर 1 में देखें, आपको असेसमेंट का पता चलेगा कि व्हाट इज असेसमेंट। चलें फिर भी बता देता हूँ। असेसमेंट मींस वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर पर्पस ऑफ टैक्सेशन। किसी प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे क्या है? लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड की वैल्यू की जाती है, कौन करेगा? रेवेन्यू ऑफिसर, फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, कि अब टैक्स लगाया जाएगा उस जमीन पे। तो ये होती है असेसमेंट, सिंपल। फिर जो है वो लैंड ओनर जो होते हैं वो क्या करते हैं? लैंड रेवेन्यू जो है वो पे करते हैं। अगर नहीं पे करते तो डिफॉल्ट होता है और जो एरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर लैंड रेवेन्यू विल बी पेड अकॉर्डिंग टू द नेट प्रोड्यूस इनकम। ये भी जाके लेक्चर 1 में देखें, जबरदस्त एग्जाम्पल मैंने दिया था इसका। चलिए थोड़ा थोड़ा बस हिंट दे देता हूँ। नेट प्रोड्यूस इनकम का मतलब होता है आपकी जमीन है, उस जमीन में से आपकी कितनी मतलब खेती हुई, क्रॉप्स कितने हुए 50 मंथ, 500 मंथ, 10,000 मंथ, जो भी हुए। अब उसकी जो है आपने जब उसको सेल किया तो आपकी इनकम कितनी हुई। अब उस इनकम में से आप माइनस करोगे सब वो एक्सपेंसेस जो कि खर्च आपने किए हुए थे उस जमीन पे कास्ट करने के लिए, जो जो खर्च हुए, तो वो इनकम से, इस प्रोड्यूस से, इनकम से माइनस करोगे। तो जब माइनस करके जो अब इनकम बची, जो प्रॉफिट सिंपली कहते हैं हम, वो है नेट प्रोड्यूस इनकम। अब इस नेट प्रोड्यूस इनकम के बुनियाद पर, इस पे ही आपका लैंड रेवेन्यू जो है वो असेस किया जाएगा, और इसका ही आपको लैंड रेवेन्यू पे करना होता है। असेसमेंट सर्किल क्या है? असेसमेंट का जब आपको पता चल जाए फिर हम चलते हैं असेसमेंट सर्किल की तरफ। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये है वक्कास की जमीन। रेवेन्यू ऑफिसर आया, असेसमेंट की, कहता है कि आपको फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज जो है वो लैंड रेवेन्यू पे करना है। असेसमेंट हो गई, चलो ठीक है। ये दूसरी जमीन है, ए की जमीन, ये बी की जमीन, ये सी की जमीन, सबकी अलग अलग जमीन, मगर उसी एरिया के अंदर है। एक ही एरिया के अंदर, एक ही सर्किल के अंदर, मतलब एक ही इलाके के अंदर वो जमीन है। इस वकास की जो जमीन है उसकी असेसमेंट की 1 लाख रुपीज। इसी तरह क्योंकि इसकी मतलब क्रॉप्स इतने हुए थे, इसके नेट प्रोड्यूस इनकम जो है वो इतनी है 1 लाख रुपीज, अब इसको पे करने लैंड रेवेन्यू। एक की जो जमीन है उस पे भी जो असेसमेंट हुई वो कितनी हुई? 1 लाख रुपीज, मतलब उसको भी लैंड रेवेन्यू कितना पे करना है? 1 लाख रुपीज। इसको भी 1 लाख रुपीज।
फॉर एग्जाम्पल इसको भी 1 लाख रुपीज। अब जब क्योंकि सारी जमीन जो है एक इलाके में एक किस्म की जमीन है, तो जब देखा गया कि सारी जमीनों की जो असेसमेंट है वो सेम है, असेसमेंट सेम है कि 1 लाख रुपीज सबको पे करने हैं, तो फिर इसको हम कहते हैं असेसमेंट सर्किल। असेसमेंट सर्किल अब क्या है, डेफिनेशन के तहत देख लेते हैं। वेन सेम असेसमेंट इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट लैंड, जमीनें तो अलग हैं मगर अलग इलाकों में नहीं है, इलाका एक ही है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जमीन का मतलब होता है हर अलग अलग लैंड ओनर की अलग अलग जमीनें। अरे बस मैंने, वेन सेम असेसमेंट इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट काइंड इज कॉल्ड असेसमेंट सर्किल, उसको फिर हम क्या कहते हैं, असेसमेंट सर्किल। अब करते हैं सेक्शन रीडिंग इससे मुतालिक, ताकि हमें और भी क्लियर हो जाए ये चीज। चलिए अब आप देखें, असेसमेंट सर्किल मींस देह, देह क्या है नीचे आपको बताऊंगा मैं भी इंशाल्लाह। ग्रुप ऑफ डेज which in the opinion of the board of revenue to be recorded in an order in writing, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिकॉर्ड किया हुआ हो राइटिंग में कि आर सफिशिएंटली होमोजेनियस, एक जैसी उसके अंदर असेसमेंट हुई हो, होमोजेनियस टू एडमिट ऑफ अ कॉमन सेट ऑफ रेट्स, उसके ऊपर जो सेम रेट लैंड रेवेन्यू का जो सेट किया गया हो, बीइंग यूज्ड एज जनरल गाइड इन कैलकुलेटिंग द लैंड रेवेन्यू टू बी असेस्ड अपॉन देम। सिंपल इसका वही मतलब है जो कि मैंने आपको बताया। चलिए नीचे चलते हैं। अब है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है, हाईएस्ट डिपार्टमेंट जो कि सूबे के अंदर हो रिगार्डिंग लैंड रेवेन्यू, दैट इज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सबसे सुपीरियर अथॉरिटी ये होती है, इसके नीचे होते हैं सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। नीचे हम सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कौन कौन सी उसको डिस्कस करेंगे रेवेन्यू ऑफिसर क्लासेस को, जो कि मैंने लेक्चर 1 में भी डिस्कस की थी, मगर आज कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अपील अगेंस्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गोज इन हाई कोर्ट एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट, एचसी हाई कोर्ट, एससी सुप्रीम कोर्ट। बाउंड्री मार्क्स क्या है, ये बाउंड्री मार्क्स आर फिक्स्ड और सेट टू सेपरेट द लैंड। सिंपल बाउंड्री मार्क्स मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि पत्थर रख दिया हुआ हो, क्या कोई रिवर हो, क्या कोई कोई रोड हो, ये चीजें मतलब फिक्स की गई हो रेवेन्यू ऑफिसर्स के अकॉर्डिंगली, क्या रेवेन्यू ऑफिसर्स कहें कि ये जो है जमीनों की हदूद हैं, ये हद है जमीन की, ये है लिमिट, ठीक है। तो वो था, चलो सेक्शन रीड कर लेते एक बार। आ गया, यस। मीन्स एनी इरेक्शन, कोई भी इरेक्शन, कोई डंडा वगैरह वहां पे रेक्ट कर दिया, कोई झंडा रख दिया हो, वेदर ऑफ अर्थ स्टोन और अदर मटेरियल, एनी हेज, अनप्लफ्ड रिज और स्ट्रिप ऑफ ग्राउंड, कुछ भी, एनी साइन इंसाइनिया और अदर ऑब्जेक्ट और मार्क, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, सेट नेचुरल मतलब पत्थर रख दिया, आर्टिफिशियल मतलब पेड़ वगैरह वैसे वहां पे हो, सेटअप एम्प्लॉयड ऑफ स्पेसिफाइड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी इन दैट बिहाफ इन ऑर्डर टू डिजाइनेट डेजिग्नेट द बाउंड्री ऑफ एनी डिवीजन ऑफ लैंड। कोई मुझे नहीं लगता कोई इसके अंदर मसला है। डिफॉल्टर मैंने आपको पहले बताया, लैंड रेवेन्यू किस एक लैंड ओनर को पे करना है लाजमी, नहीं पे करेगा तो एरियर्स, उसको हम एरियर्स कहते हैं, मतलब एरियर्स क्रिएट हो जाते हैं जब लैंड रेवेन्यू ना पे करे लैंड ओनर, तो उसको हम कहते हैं डिफॉल्टर। पर्सन हु डज नॉट पे लैंड रेवेन्यू एंड अरियर अराइज अगेंस्ट हिम, दैट्स कॉल्ड डिफॉल्टर। मगर सेक्शन रीडिंग कर लेते हैं, इसके अंदर एक और भी बात है, वो ये है कि डिफॉल्टर मीन द पर्सन लायबल फॉर एन अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल एज श्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द अरियर। मैं लैंड ओनर हूँ आकाश, मैं कहता हूं कि मैं लैंड रेवेन्यू पे करूंगा, नहीं पे करता तो अरियर्स क्रिएट हो जाती है और मैं डिफॉल्टर करार दिया जाता हूँ। मगर मेरे जो है एज ए श्योरिटी मेरे लिए एक बंदा उठता है, मेरा दोस्त ए, जो कि कहता है कि इसकी जगह पर मैं जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ कि मैं, अगर ये बंदा पे करेगा मतलब आकाश जो है लैंड रेवेन्यू पे करेगा, अगर नहीं पे करेगा तो मैं खुद पे करूंगा, और अगर ये मैं भी अब पे ना करूं, वो बंदा भी ना पे करे, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा और वो भी डिफॉल्टर होगा, वो भी इस डेफिनेशन में फॉलो करता है। बढ़ते हैं आगे। होल्डिंग, पोर्शन हेल्ड बाय लैंड ओनर, जमीन का कोई पोर्शन हो जो कि लैंड ओनर होल्ड करता हो, वो होता है होल्ड। अब आते हैं क्लासेस की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर्स आर विलेज ऑफिसर्स, देखें दो हायरार्की है इस एक्ट के अंदर बताई गई, और उनकी जुरिसडिक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखें, रेवेन्यू ऑफिसर की ये हायरार्की है, विलेज ऑफिसर्स की ये हायरार्की है, और उनकी ये जुरिसडिक्शन, ठीक है। असिस्टेंट कलेक्टर सबसे मतलब सबऑर्डिनेट के मातहत कहें कि मतलब सबसे नीचे जो क्लास आती है रेवेन्यू ऑफिसर्स की, वो है असिस्टेंट कलेक्टर। आई बात समझ में? हाँ, तो अब हम मतलब डिस्कस करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले नीचे से छोटे छोटे ऑफिसर्स के बाद आगे बढ़ते जाएंगे। असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1,
और असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2। असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 का जो आज के जमाने में जो काम परफॉर्म करता है वो होता है असिस्टेंट कमिश्नर, जो कि एसी होता है आपका। और असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 जो कि BS 16th ग्रेड का होता है, जिसको हम कहते हैं मुख्तियार कार। ये बंदे, इनों की जो जुरिस्डिक्शन है वो है तहसील, सब डिवीजन या तालुका, सिंपल। ठीक है। उसके बाद है कलेक्टर आपका। हाँ, तो अब कलेक्टर जो है उसको हम कमिश्नर, सॉरी, डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं। ये जो कलेक्टर है इसको हम डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी भी कहते हैं, जिसकी जो रोल प्ले करता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि फंक्शंस परफॉर्म करता है जिले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कमिश्नर उसके बाद उससे ऊपर जो है सुपीरियर अथॉरिटी है कलेक्टर के बाद, जो कि अपने फंक्शंस को सरंजाम देता है कहाँ, डिवीजन में। और फिर कमिश्नर के बाद आपका आता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि सबसे सुपीरियर अथॉरिटी, मैंने कहा कि ये बोर्ड ऑफ अथॉरिटी जो कि अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है प्रोविंस के अंदर। जिस तरह कोर्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, जस्टिस, और फिर होता है चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस कुछ पढ़ा होता है जाहिर है। इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी इस तरह का कुछ कानून है। MBR, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। SMBR, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। चले, अब बढ़ते हैं विलेज ऑफिसर्स की तरफ। विलेज ऑफिसर्स क्या है, सबसे नीचे हेड मैन, जिसको हम लंबरदार भी कहते हैं, या हम मलिक भी कहते हैं, या कोटार कोटार भी कहते हैं, या रईस भी कहते हैं। ये जो है सब एक ही बंदे हैं, बस फर्क इतना है कि अलग अलग इलाकों में इन्हों का अलग अलग नाम रखा गया है। कहीं किसी इलाके में हेडमैन कहा जाता है, कहीं लंबरदार, कहीं मलिक, कहीं कोटार, कहीं रईस। आ रही बात समझ में? अब इससे थोड़ा ऊपर जो कि BS5 ग्रेड का होता है वो होता है पटवारी। बड़ा मशहूर होता है भाई ये पटवारी। और पटवारी भी जब प्रोमोट हो जाए तो उसको हम कहते हैं कानून गो, BS7 का। अब यहाँ पे प्रोविंस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बंदे जो है वो प्रोविंस पे इनों की जुरिस्डिक्शन, ऐसा नहीं है। बस इनों का, मैंने सिर्फ इनों की जुरिस्डिक्शन नहीं बताई है क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बस काम करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अरे बस ये अंडर होते हैं कौन से, इन जो ये क्लासेस है इनों के अंडर होते हैं। सबसे अहम ये रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, उसके बाद विलेज ऑफिसर। विलेज ऑफिसर से ज्यादा अहमियत रखते हैं रेवेन्यू ऑफिसर। अरे बात समझे? आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। नेट एसेट, नेट प्रोड्यूस इनकम, सिंपल, जो कि मैंने आपको पीछे बताया है। रेट्स एंड सेस, डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस हैं, आपको बताऊं मैं। डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस जमीन पर जो है वो लागू किए जाते हैं। सेक्शन को देख लेते हैं, जिस बाद हमें पता चलेगा। कहाँ गया? ठीक है। मीन्स रेट्स एंड सेसेस विच आर प्राइमरीली पेएबल बाय लैंड ओनर्स एंड, कौन पे करता है याद रखें, लैंड ओनर। ये टैक्सेस वगैरह, ये लैंड रेवेन्यू, ये अरियर्स वगैरह, डिफॉल्टर यही होते हैं, यही सब कुछ करते हैं। लैंड लॉर्ड को तो सिर्फ ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ वक्त के लिए देते हैं जमीन अपनी। एंड इंक्लूड, रेट्स और सेसेस कौन सी चीजें को इंक्लूड करता है, द लोकल रेट इफ एनी पेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, एंड एनी फीस इमीडिएटली लेविएबल फ्रॉम लैंड ओनर फॉर द यूज ऑफ, मतलब कोई भी चीज उन्होंने यूज की हो गवर्नमेंट की, उसके लिए फिर टैक्सेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवर के पानी को यूज करे तो इन्होंने बाप का थोड़ी है पानी भाई, पानी तो गवर्नमेंट का है ना, रिवर। तो अब रिवर से अगर वो पानी ले रहे हैं तो उसका टैक्स तो पे करना होगा, तो वो चीजें इंक्लूड होती है रेट्स एंड सेसेस में। भाई जो आपके विलेज ऑफिसर बैठे हैं या लंबरदार बैठे हैं, इन्हों को कहाँ से सैलरी मिलेगी, तो इन्हों के सेस और इन्हों की सैलरी के लिए भी रेट्स, मतलब सेसेस टैक्सेस जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं लैंड ओनर से। और लैंड ओनर जो है फिर इनों से जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं फिर वो पे होते हैं इन विलेज ऑफिसर्स को, जो कि मैंने आपको बताया अभी। दे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, दे, जो कि सबको मुश्किल लगता है, मगर मैंने बहुत आसान तरीके से आपको आज समझाना है। दे मीन्स एनी एरिया, कोई भी एरिया दे होता है। बात यह है कि लैंड से कंसर्न हो, एग्रीकल्चरल लैंड, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, ये नहीं, उन्हों के अलग अलग इलाके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेजिडेंशियल कमर्शियल को हम किस तरह लेते हैं भाई, मोहल्ला, मोहल्ले के अंदर फिर ब्लॉक हो गया, D, B, C, ये ब्लॉक्स होते हैं ना, ये चीजें नहीं होती। एग्रीकल्चर लैंड में, एग्रीकल्चर लैंड में दे होती है। अरे बस समझे, जिसको हम कहते हैं मीन्स एनी एरिया, जिसके लिए, मतलब इनों की कुछ 3 एसेंशियल इनों को रट लें, क्लेम कर लें। कौन से 3 एसेंशियल हैं? फर्स्ट एसेंशियल, सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जिसके लिए बनाया गया होगा। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, इस लेक्चर में नहीं हो सकता।
सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बना हुआ हो, सेपरेट असेसमेंट हुई हो, जिसके लिए असेसमेंट क्या है, जाए पीछे मैंने आप ही बताया आपको, एंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू बी अ दे, जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कह दे भाई ये दे है, वो दे के अंदर जो है वो एकड़ ऑफ लैंड, डिफरेंट डिफरेंट लैंड होती है, एकड़ ऑफ लैंड होते हैं, मगर कितने होते हैं एक देह के अंदर लैंड, वो कोई स्पेसिफिक एग्जैक्ट नंबर नहीं है, सही है, हर इलाके में अलग अलग जो है वो एक देह के अंदर नंबर ऑफ लैंड होती हैं। आ रही है बात समझ में भाई? ठीक है। अब है इनक्यूम्बरेंसेस। इनक्यूम्बरेंसेस को हम सिर्फ सेक्शन को रीड कर लेते हैं, वी विल कम टू नो अबाउट दैट सो अब अलग रहे, ये मिल जाए बस। इनक्यूम्बरेंसेस कहाँ गया, आगे पीछे मैंने किया हुआ था, ठीक है। मीन्स चार्ज अपॉन और क्लेम अगेंस्ट लैंड अराइजिंग आउट ऑफ अ प्राइवेट ग्राउंड और कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आप देखे, लैंड रेवेन्यू हो गया, सेस हो गया, रेट्स हो गए, ये चीजें गवर्नमेंट के लिए होती हैं, गवर्नमेंट को पे करना होता है, मगर इनक्यूम्बरेंसेस जो वो प्राइवेट ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है। ये इस तरह होता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल लैंड लॉर्ड लैंड ओनर्स में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लैंड ओनर ने जमीन दे दी लैंड लॉर्ड को, अब लैंड लॉर्ड को क्या होता, मतलब लैंड लॉर्ड ने जो जितनी अब इनकम हुई, अब फॉर एग्जाम्पल वो सारे लैंड ओनर को दे दी, अब लैंड ओनर जो है वो पेमेंट अगर लैंड लॉर्ड को नहीं करता तो फिर वो इनक्यूम्बरेंस करार दिए जाएंगे, फिर वो उनका अलग एक प्रोसीजर है किस तरह वो लैंड लॉर्ड को फिर पैसे दिए जाएंगे। सो हियर द टॉपिक इज गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and share this video and channel both. May God bless you all. This is all about lecture 2 today. Stay tuned for coming lectures.